जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी लोग अपने तैयारी में लगे होंगे और आपकी तैयारी के लिए अब टारगेट भी मिल गया है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ऑफिशियल लेटर जो है 20 तारीख को 20/6/2026 को जारी हुआ है और आपके एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। और जिस चीज़ का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो अभी आपके पास आ चुका है। अब आपके पास एक टारगेट मिल गया है 20/6/2026, यानी कि 20/6/2026 को ये लेटर जारी हुआ है। और जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो कब होने वाले हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका कि आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, आप सभी लोग इस सेशन के साथ जुड़ जाइए। फिर जो 25 क्वेश्चंस हम करेंगे इस लेटर के डिस्कशन के बाद थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपके बारे में। यूट्यूब पे कई सारे लोगों ने इसके बारे में आपको बताया होगा, आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो इसके बारे में बहुत बात नहीं करेंगे। बाकी परीक्षा का सारा पैटर्न आप लोग जानते हैं, पुराने हैं, तो बहुत इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा ये लेटर जारी हुआ है और 20/6/2026 को जारी हुआ है। और प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर ऑल जोनल रेलवेज एंड आरपीएफ को संबोधित करते हुए ये लेटर है। सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ एएसआई ऑफ ऑल जोनल रेलवे आरपीएफ अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 9087, यानी कि जो सेंट्रलाइज सिलेक्शन है जो कि आपका एग्जीक्यूटिव प्रमोशन के लिए एएसआई पोस्ट के लिए, उसके लिए जो है यह लेटर जारी हुआ है। और इसमें यह लेटर का रेफरेंस है, इसको देख लीजिए। इसका क्या चीज़ है, 6/3/2026 और 7/4/2026 को ये सारी चीज़ें, ये आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और अभी जो है एग्जाम के लिए बात करते हैं। तो आइए इसके कुछ मेन टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। Approves the above the date of CBT examination for centralized selection for promotion to the post of ASI executive for all zonal railways RPSF under Rule 72 RPF Rule 9087 to fix to be held on 12 July 2026 Sunday in shift 1. द एग्जामिनेशन शेड्यूल इज अंडर, यानी कि 12/7/2026 को फर्स्ट शिफ्ट में ये एग्जाम होना है। एक ही शिफ्ट में एग्जाम है और ये एग्जाम आपका जो है 12 जुलाई को होगा। यानी कि आज जो 20 तारीख है, 20/10/30, यानी कि कुल मिला जुला के आपके पास 3 सप्ताह का टाइम, यानी 21 दिन का टाइम होता है। तो मुझे इसके बारे में आपसे बस यही कहना है कि 21 दिन का जो ये टाइम पीरियड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 दिन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप स्ट्रेटजी बना के चले, अभी आप बिल्कुल थोड़ी सी तैयारी आपकी है और मीडियम लेवल की तैयारी है, तो अभी से भी अगर आप बना कर चलें तो 21 दिन यानी 3 वीक जो है, 3 सप्ताह का जो ये समय टाइम पीरियड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अपना सीट क्लियर कर सकते हैं अपने जोन से, अपने मंडल से। तो इसके बारे में ये सारी चीज़ें, इसको आप देख लीजिएगा। लेटर में जो है आपको दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। बाकी ये सारी चीज़ें वही है, 12/7/2026 को होना है। 6:30 पर जो है रिक्वायर्ड वेन्यू के बारे में बता दिया, जहाँ पे आपको वेन्यू पर पहुँचना है। 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, 9 बजे जो है गेट जो है क्लोज हो जाएगा। और बायोमेट्रिक 8 AM to 9:15 AM तक जो है बायोमेट्रिक होगा और 9 से 9:30 तक जो है ये बायोमेट्रिक होगा आपका। और उसके बाद से 10 बजे से लेकर और 11:30 बजे तक आपके टेस्ट होंगे, एग्जाम होंगे। 90 मिनट का टाइम होगा। 0.33 का माइनस मार्किंग होगा, यानी कि 0.33 अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके जो मार्क हैं उसमें से काट लिए जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। वही काम करिए जितना आपको आता है, गलती मत करिएगा। गलती आपको जो है आपको कई कदम आपको पीछे कर ले जाएगा। तो इस एग्जाम में गलती मत कीजिएगा। अगर आप 48 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं या 48 नंबर अगर अचीव करते हैं तो ये आपका पासिंग मार्क होगा। अगर 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप जो है एग्जाम में बनने के आपके चांस बन जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी 20 जो है ये आपको ग्रेस मार्क है, ग्रेस क्वेश्चंस हैं जो कि 20 क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है। अब आपको बस अपने स्ट्रेटजी को बना के चलना है। आइए अपने सारी चीज़ों पर चलते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, सिक्योरिटी के बारे में दिया गया है, क्या क्या जो है उसमें होंगे, सारे कैमरे होंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जाम सेंटर में आप बिल्कुल भाईबंदी मत करिएगा। भले आपके साथ जिसके साथ ड्यूटी कर रहे हो, अगर आपके बगल में भी बैठा है तो आपको बिल्कुल ही उसके लिए आपको जो है बिल्कुल कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करना है जो आपको सस्पेक्टेड बनाती है या आप कैमरे की निगरानी में रहते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि पिछला सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम में आपने लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है
जो कुछ क्वालिफाई कैंडिडेट थे वो भी जो है केवल कुछ इस तरह की चीज़ें मूवमेंट हुआ है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जिसको कि बोर्ड को लगा कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वो उनके द्वारा जो है किया गया और वो एग्ज़ाम में को क्लियर करते हुए और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें उनको एग्ज़ाम से डिवॉलिश कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। तो इसको आपको बहुत इसका ध्यान रखना है। और जो आपका एग्जाम होगा टेबलेट बेस्ड होगा, यानी कि टीबीटी होगा, सीबीटी या टीबीटी, ये दोनों में से होगा। इसके लिए इसमें कंफर्म नहीं किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं अपना जो है अन्य जो जिस पे हम लोग 25 क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा था उसके बारे में। इस लेटर को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत खास नहीं है। आपको 12 तारीख के लिए तैयार रहना है। 12 तारीख को युद्ध का बिगुल बज चुका है। आइए अपने जो है चलते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए अलग अलग रेलों का सब दिया हुआ है कि मुंबई का यानी सेंट्रल रेलवे का, कोलकाता का, गार्डन रिच कोलकाता का, हाजीपुर या बड़ौदा हाउस प्रयागराज, ये सारे जो है सेंटर्स बनाए गए हैं। सेंटर्स को आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ होगा यहाँ पे दिया गया है। इससे आपको बहुत मतलब नहीं रखना है, सेंटर कहीं भी हो, आप जो है ऑन ड्यूटी जाएंगे और अपने एग्जाम को देंगे, तो इससे आपको बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आइए अपने एग्जाम पे चलते हैं। इन सारी चीज़ों को आप लोग बहुत आराम से देख लीजिएगा। ये सारे जो है कंडीशन दिए गए हैं कि आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, किस तरीके से आपके एग्जाम को हेल्ड करना है, ये सारी चीज़ें के बारे में इसमें दिया गया है। तो इस लेटर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जैसा कि मैं लेके आता हूं। और ये समय आपको तैयारी का आपका 1 मिनट समय भी वेस्ट ना करिए। सारा जो भी मोटिवेशन होना था हो चुका आपका, जो कुछ भी आपका होना था सारी चीज़ें हो चुकी है। अब आपको एग्जाम पे ध्यान देना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे क्यूबिक्स क्लासेस का जो सेट नंबर 36 है और वहाँ से इन प्रश्नों को मैं उठाया हूँ। आप लोग जो है एप्लीकेशन पे जाकर देख सकते हैं, क्यूबिक्स क्लासेस के एप्लीकेशन पर सेट नंबर 36 1-2 दिन में लाइव हो जाएगा। वहीं से कुछ प्रश्नों को मैं लिया हूँ। रेल अधिनियम की धारा 21A, सॉरी आई नहीं है, 21A, इसको 1 पढ़िएगा। देखिए थोड़ा सा ये हो गया, इसको 1 पढ़िएगा। 21A में परिभाषित प्राधिकरण का क्या अर्थ है? जो रेलवे एक्ट है उसमें प्राधिकरण का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी एज डिफाइंड इन सेक्शन 21A ऑफ द रेलवे एक्ट? रेलवे के प्राधिकृत कार्यालय, रेलवे के सभी पब्लिक सेक्टर और यूनिट, धारा 4A के अधीन गठित रेल भूमि विकास प्राधिकरण और रेल के अधीन कार्यरत सभी विभाग। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लगाइए। देखिए ये प्रश्न सभी लीक से हट के प्रश्न है और आप इस तरह के प्रश्न को लगाएंगे तो निश्चित ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। मैं इसका उत्तर आपको दूंगा, लेकिन आपको मैं 2 सेकंड का टाइम दूंगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर लगाइए। कमेंट सेक्शन में लिखिए इस प्रश्न का उत्तर, लिखने से आपका प्रैक्टिस होगा। तो प्राधिकृत और प्राधिकरण 2 चीज दिया गया है रेलवे एक्ट के जो डेफिनेशन खंड है उसमें। तो प्राधिकरण क्या है? 4A के अधीन गठित रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी RLDA, इसी के बारे में बताया गया है। जो है 2 का जो है 1 का A में बताया गया है। 2 के 1 में एक प्राधिकृत दिया गया है, एक प्राधिकरण दिया गया है। तो प्राधिकरण क्या है? 4A के अधीन गठित रेल भूमि प्राधिकरण RLDA के बारे में बताया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है आपको तैयार करना पड़ेगा और ये सभी प्रश्न जो भी आपको दिए जा रहे हैं, अभी जो फिलहाल के जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आना संभावित है और इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को लिया गया है। चलिए अब मैं इसको अपने स्क्रीन के हिसाब से कर दिया हूँ। अगला प्रश्न हमारा है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है? कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके डेफिनेशन खंड में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आपको कोई जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न पूछे, यहाँ से कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को लगाइए आप। थोड़ा सा आपके पास जो है 30 सेकंड 40 सेकंड का टाइम है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? क्या जिलाधिकारी होता है? क्या मेयर होते हैं? क्या पुलिस अधीक्षक होते हैं? या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, मैं इसका बताता हूँ। अच्छा, आप लोग उत्तर दे चुके हैं, पर्याप्त है। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA, कभी कभी यहाँ से देखिए फुल फॉर्म में पूछ देता है। तो DDMA जो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में इसको कहा जाता है। तो DDMA जो है इसका अध्यक्ष जिले का मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या जिला कलेक्टर होता है, या यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है उपायुक्त भी होता है यानी कि डिप्टी कमिश्नर भी होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है किसी कारण से अगर उसका अध्यक्ष नहीं होते तो उपायुक्त भी यानी कि डिप्टी कमिश्नर भी होता है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में जो है इन्हीं प्रशासनिक प्रमुखों को जिले का प्राधिकरण का
पदेन अध्यक्ष बनाया गया। आपको ध्यान रखना है ये शब्द पदेन अध्यक्ष इनको बनाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट काउंटेबल होता है, तो उसको एक पदेन अध्यक्ष बनाया जाता है। और कभी कभी जो है कौन सा होता है, उपायुक्त यानी कि डिप्टी कमिश्नर भी होता है। तो अगर प्रश्न आए तो आपको ध्यान देना है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर, इसमें डिप्टी कमिश्नर नहीं दिया तो इस प्रश्न का राइट आंसर जिलाधिकारी। अगर डिप्टी कमिश्नर होगा, अगर मान लीजिए जिलाधिकारी नहीं है, डिप्टी कमिश्नर अगर दे दिया तो आपको इसको लगाना है कि एनडीएमए का जो है पदेन अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर होता है या जिलाधिकारी होता है। तो इसमें जिलाधिकारी दिया गया है। अगर कभी ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि ए नंबर ऑप्शन में जिलाधिकारी दे दिया, बी नंबर में दे दिया कि डिप्टी कमिश्नर दे दिया, और नीचे दे दिया तीसरे नंबर ऑप्शन में दे दिया कि केवल ए, दूसरे में दे दिया केवल बी, तीसरे में दे दिया ए और बी दोनों, तो आपको लगाना है ए और बी दोनों। तो आपको ये चीजें को ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न जो है बदल के आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। डिप्टी कमिश्नर भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर एक प्रश्न में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप लोग एप्लीकेशन पे जाइए और डिटेल में मैं प्रयास करता हूं कि जो इसका जो सॉल्यूशन सेक्शन है उसमें सारी चीज़ों को मैं ऐड करता हूं। छोटी बड़ी जो भी चीज़ें हैं, मेरा ये रहता है कि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए इंपॉर्टेंट है। CRR का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR? क्लीन रिकॉर्ड रजिस्टर, या क्रिमिनल रिकॉर्ड रिव्यू, या क्राइम रिकॉर्ड रजिस्टर, या क्लेम रिकॉर्ड रजिस्टर? इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। आपके पास 40 सेकंड का टाइम है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। तो इसका क्या हो गया, क्राइम रिकॉर्ड रजिस्टर इसका होगा। और क्राइम रिकॉर्ड रजिस्टर किस में दिया गया है? आप जाएंगे रिकॉर्ड क्राइम रजिस्टर के अंतर्गत C3A, इसमें क्या दिया गया है, फॉर्मेट फॉर रजिस्टर फॉर थेफ्ट और रेलवे मटेरियल, यानी रेलवे मटेरियल से संबंधित जो है क्राइम रजिस्टर के बारे में दिया गया है। C3 का B है, B में क्या फॉर्मेट दिया गया है, क्राइम रजिस्टर यानी कि रेलवे मटेरियल एक्सेप्ट फिटिंग, यानी कि अदर देन रेलवे मटेरियल जो होता है इसको 3B में दिया गया है। और 3C में क्या दिया गया है कि क्राइम रजिस्टर जो है ये किसके बारे में दिया गया है कि ट्रेसपास और नॉन रजिस्टर्ड जो है प्रिंटिंग और अरेस्ट टू ट्रेसपास के मामले में दिया गया है। तो ये तीनों क्राइम रजिस्टर है, C3A, C3B और C3C, इसको तीनों को ध्यान रखना है। C3A में जो है रेलवे मटेरियल के बारे में दिया गया है क्राइम रजिस्टर के बारे में, C3B में जो है अदर देन रेलवे मटेरियल हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, ये जो है ट्रेसपास और के संबंध में और जो है थेफ्ट के संबंध में जो है क्राइम रजिस्टर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है और ये 36 नंबर है। एप्लीकेशन पर जो है मैंने जैसे कि बताया था कि एग्जाम आते आते 40 मैं सेट अपडेट करूंगा, और ये 4 सेट 5 सेट जो लास्ट में आपको मिल रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए जो है बिल्कुल पिन पॉइंट वाली चीज़ें होंगी। एक भी प्रश्न आपको जो है इसमें सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर डिस्क्लेमर दे दूंगा कि जो भी अभी मैं चारों पाँचों जो 40 तक मैंने कमिटमेंट किया था, 40 सेट मैं आपको एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ, तो मैं 5 सेट जो भी ये दूंगा ये थोड़ा सा हार्ड लेवल टफ लेवल के होंगे। तो यहाँ से अगर आपके मार्क कम होते हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिया है। ये जो सेट मैं बना रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को करें, आपको गलत हो और फिर आप सोल्यूशन सेक्शन में जाकर उसकी चीज को देखें, तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। सॉरी। अगला हमारा प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिग्नल हैव बीन यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ट्रेन्स? गाड़ियों का संचालन नियंत्रित करने के लिए कितने प्रकार के सिग्नलों का प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है? आपको ध्यान रखना है, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। 40 सेकंड का टाइम आपके पास है। चलिए 4 प्रकार के जो अभी जो सिग्नल जो यूज किए जाते हैं भारतीय रेलवे में, तो उसमें जो है सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 4 सिग्नलों को जो है 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा है? तो फिक्स सिग्नल आपने देखा होगा, स्थिर या फिक्स सिग्नल, जो कि आप जो है स्टेशनों पर जो देखते हैं होम सिग्नल या आउटर सिग्नल, इसमें जो जिसमें के अंतर्गत आते हैं तो इसको स्टॉप सिग्नल के नाम से बोला जाता है। और ट्रेन रोकने के लिए इसको आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, रूटिंग स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टॉप सिग्नल एक हो गया। दूसरा क्या हो गया? परमिसिव सिग्नल। परमिसिव सिग्नल होते हैं जो कि ट्रेन को बिना रोके सतर्क होकर आगे बढ़ने की अनुमति देता है। और इसमें जो है
जो ये सारी चीजें होती हैं यह जो है स्टॉप सिग्नल के अंतर्गत होता है। उसके अलावा क्या होता है, हस्तचालित और हैंड सिग्नल होते हैं। इसमें लाल झंडी होती है या बत्ती होती है जो गाड़ी को रुकने का संकेत देती है। हरी झंडी जो होती है, हरी झंडी या हरी बत्ती जो होती है यह गाड़ी को रन थ्रू यानी आगे बढ़ने के लिए संकेत देती है। और पीली झंडी जो है कि जो बत्ती होती है यह गाड़ी को की गति धीमी करने का संकेत देता है। तो इसको आपने देखा होगा, दो तरह के हो गया, स्टॉप सिग्नल हो गया, हस्तचालित या हैंड सिग्नल हो गया। तीसरा कौन होता है, डेटोनेटर या पटाखा सिग्नल होता है, जिसको डेटोनेटर सिग्नल के नाम में बुलाया जाता है और इसे फाग सिग्नल के नाम से भी जाना जाता है। घने कोहरा होता है जबकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है तब इसका उपयोग किया जाता है। और कार्यप्रणाली इसकी क्या है, इन्हें ट्रेन की पटरी पर रखा जाता है। जब ट्रेन का पहिया इन पर से होकर गुजरता है तो तेज आवाज पटाखे की तरह आवाज होती है जिसमें ड्राइवर को सतर्क होकर ट्रेन रोकने का निर्देश मिल जाता है। और चौथा नंबर क्या होता है, ये सब्सिडियरी सिग्नल होता है यानी कि सहायक सिग्नल होता है। और ये सिग्नल जो है मुख्य सिग्नलों की सहायता के लिए लगाए जाते हैं, जिसमें संट सिग्नल होता है, कॉलिंग ऑन सिग्नल होता है। तो ये सारी चीज़ों आप देख सकते हैं, 4 प्रकार के जो है सिग्नलों को में वर्गीकृत किया गया है। अब आगे आपको और इसमें अच्छी जानकारी चाहिए तो आप एप्लीकेशन पे जाके इसको ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। 4 प्रकार के सिग्नल, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। विजिबिलिटी वगैरह सही आ रही हो इसको बताइएगा आप लोग, अगर साउंड में कोई दिक्कत हो तो वो भी बताइएगा, उसका समाधान किया जाएगा। और बाकी इन प्रश्नों को बहुत आप सीरियस लीजिएगा, ये एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, द ऑपरेशनल डिपार्टमेंट इज मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेवल। परिचालन विभाग को कितने स्तरों पर बांटा गया है, 2 स्तरों पर, 3 स्तरों पर, 4 स्तरों पर या 5 स्तरों पर। तो रेलवे बोर्ड स्तर पर होता है, क्षेत्रीय स्तर पर होता है, मंडल स्तर पर होता है, सभी विभागों का बंटवारा होता है। यहाँ हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि परिचालन विभाग को मुख्यतः कितने स्तरों पर बांटा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लगाइए। 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, मैं इसके बारे में बताऊंगा किन किन लेवल पे जो है परिचालन विभाग को रखा गया है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आप लोग बताइए इसका जो है क्या उत्तर होगा। चलिए 40 सेकंड आप लोग का खत्म हो गया। देखिए, जो भारतीय रेलवे और परिवहन प्रणाली में जो गाड़ी होती है इसको सुरक्षित संचालन जो है परिवहन विभाग के द्वारा जो है या परिचालन विभाग के द्वारा इसमें इसको किया जाता है। और परिचालन यानी कि ऑपरेटिंग जो डिपार्टमेंट है यह विशेष रूप से रेलवे जैसे बड़े नेटवर्क में गाड़ियों को सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके प्रबंधन की दृष्टिकोण से इसको 3 स्तरों पर बांटा गया है। 3 स्तर कौन कौन है इसके बारे में बताया गया है। उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर में क्या होता है, यह कारपोरेट स्तर पे काम करता है। रेलवे बोर्ड के स्तर पर नीतियां बनाकर बजट और दीर्घकालिक रणनीतियां जैसे रूट शेड्यूल और जो है इसके अंतर्गत आता है। यानी कि रेलवे बोर्ड स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और क्या मंडल स्तर पे इसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी इन सारी चीजों के बारे में और डीपली जानकारी के लिए एप्लीकेशन को आप लोग जरूर देखिए। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 स्तरों पे बांटा गया है परिचालन को, कौन सा, रेलवे बोर्ड स्तर, जोनल स्तर और डिविजनल स्तर, डिविजनल लेवल, इसके 3 लेवल पे बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए लीडरशिप का आ गया। लीडरशिप एक महत्वपूर्ण सा जो है पार्ट है आपके एग्जाम का। द इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप का क्या महत्व है। इस तरह के लॉजिकल बेस्ड प्रश्न है, इस पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दिशा और उद्देश्य प्राप्त करना, प्रेरणा और ऊर्जा, मार्गदर्शन और निर्णय लेना, यह सभी नेतृत्व के महत्व हैं। ये सभी जो है सारी चीजें इसमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, यह सभी क्या है, यह दिशा और उद्देश्य प्राप्त करना, प्रेरणा और ऊर्जा, मार्गदर्शन और निर्णय लेना, यह जो है नेतृत्व का एक महत्व होता है, लीडरशिप का एक महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आरपीयूपी एक्ट से प्रश्न आ गया। आरपीयूपी एक्ट का प्रश्न देखिए, आरपीयूपी एक्ट के किस धारा में वर्ष 2012 में संशोधन कर दुष्प्रेरण और षड्यंत्र को जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता में इसका उल्लेख कहां, किस धारा में दिया गया है। यानी कि बीएनएस और आरपीयूपी एक्ट को जो है कोलैबोरेट करके इस प्रश्न को बनाया गया है। और इस प्रश्न के आपको मैं दोबारा कहूंगा ऑप्शन को आप पढ़िएगा। क्वेश्चन तो बहुत इजी आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन आपको ऑप्शन पढ़ना होगा। ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजन वाले हैं और इस तरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं और जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करना होगा। धारा 45, धारा 61 में, धारा 46 और धारा 61A में,
धारा 107 और 120 ए में, धारा 45 और धारा 48 में। इस प्रश्न का राइट आंसर आशा है आप लोग लगा लिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। धारा 45 और धारा 61 बीएनएस के अंतर्गत जो है, धारा 45 में दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है, अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है, और धारा 61 में जो है क्या है, कॉन्स्पिरेंसी के बारे में बताया गया है, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। और इसी दुष्प्रेरण को और कॉन्स्पिरेंसी को जो है, यह जो है 2012 के संशोधन में जो है यह जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? तो धारा 4 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है माइनर का प्रश्न आ गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज के को किस धारा में परिभाषित किया गया है? बहुत सा महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। कभी कभी यहाँ से लॉजिकल बेस भी प्रश्न पढ़ते हैं कि दहेज का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बता देंगे। सबसे पहले आप 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइए। चलिए, आपके 40 सेकंड समाप्त हुए। इतना ही समय आपको एग्जाम में मिलता है, और इसके अलावा जो अगर आप अधिक समय लेते हैं तो आप जो है पूरे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। जो एग्जामिनर प्रश्न को बनाते हैं वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल मॉनिटरिंग करके सारी चीज़ों को बनाया जाता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता रहता हूँ। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में सबसे पहले जान जाइए, इसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यानी कि डाउरी प्रोविजन एक्ट 1968। और इसको जो है दहेज को धारा 2 के सी में दहेज को परिभाषित किया गया है। दहेज क्या होता है, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न होता है। तो दहेज का अर्थ यही बताया गया है 2C में कि कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के समय उससे पहले या बाद में दी जाती है, यह क्या होता है, इसको दहेज के रूप में काउंटेबल किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। और आपको डीपली जाना है तो आप एप्लीकेशन पे जाकर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। ये सभी प्रश्न यथासंभावित है आने के लिए, इसलिए आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द आरपीएफ एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अब आपको यहां बताना है कि धारा 11 आरपीएफ एक्ट का धारा 11 जो बल सदस्यों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, उसको आपको देखना है। तो आप प्रश्न को देख लीजिए और नीचे जो ऑप्शन को देख लीजिए। इन्हीं तरह की चीज़ों में गलती बार बार होती है और उन गलतियों से आपको बचना है, आपको ये ध्यान देना है। पहला क्या है? रेल संपत्ति की रक्षा करना। जैसा कि मालूम है 11 के अंतर्गत 4 पॉइंट दिए गए हैं, उनमें क्या है? रेल संपत्ति की रक्षा करना, बिल्कुल सही है, यही ट्रिक कर लीजिए। यात्री क्षेत्र की रक्षा करना, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी कर लीजिए। और यात्रियों की रक्षा करना, ये भी सही है। और क्या है? रेल कर्मचारियों की रक्षा करना, ये गलत हो गया, ये जो है आपके चारों पॉइंट में नहीं दिए गए हैं। तो रेल संपत्ति, यात्री और यात्री परिसर की रक्षा करना, यह जो है यह हमारे 11 के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा चौथा एक है कि रेल यातायात में किसी प्रकार की अगर रुकावट आती है तो उस बाधा को दूर करना। तो हमारा 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। केवल 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, चौथा इसमें नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन को 2, 3, 4 यहाँ सभी 1, 2, 3 व 4 ये सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सुटेबल आंसर है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए बहुत ही लॉजिकल सा प्रश्न हो गया, और यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस तरह के प्रश्नों को मैं बनाता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। प्रश्न हमारा है, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 2E में परिभाषित रेल संपत्ति के संदर्भ में रेल प्रशासन से संबंधित या उसके प्रभार या कब्जे में वाक्यांश से यह संकेत मिलता है कि 2E में सबसे पहले रेल संपत्ति को जो है परिभाषित किया गया, और इसमें क्या है? केवल स्वामित्व ही आवश्यक है, केवल कब्जा ही अप्रासंगिक है। क्या बोला है? क्या संकेत मिलता है? और स्वामित्व या वैध प्रभार कब्जा दोनों में से कोई भी पर्याप्त है, या रेल अभिलेखों में पंजीकरण अनिवार्य है। केवल स्वामित्व आवश्यकता नहीं है। स्वामित्व किसका हो सकता है? स्पष्ट बताया गया है कि स्वामित्व किसका होना चाहिए? रेल प्रशासन का होना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति का। तो यह गलत हो गया आपका। केवल कब्जा ही अप्रासंगिक है, केवल कब्जे में ले लेना ये भी अप्रासंगिक है, ये भी गलत हो गया। स्वामित्व या वैध प्रभार या कब्जा दोनों में से कोई भी पर्याप्त है, यानी कि वैध प्रभार या वैध स्वामित्व होना चाहिए। यह जो है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का थोड़ा सा इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न का आंसर आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 10 का जो है 10 का जो है सी इसका राइट आंसर होगा। और जो रेल संपत्ति को परिभाषित किया गया है जो आरपीएफ एक्ट के 2E के अंतर्गत जो है, इसमें बताया गया है कि रेल संपत्ति में रेल प्रशासन का
का माल, यहां पे दिया गया रेल प्रशासन का माल, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जब अपने माल को रेल प्रशासन के अंतर्गत दे दिया जाता है, या कोई धन को दे दिया जाता है, या कोई जीव जंतु तथा मूल्यवान प्रतिभूति दे दिया जाता है जो कि रेलवे के स्वामित्व या भार साधन या कब्जे में आ जाता है, तो वह क्या होता है, रेल संपत्ति हो जाती है। और हमारा प्रश्न यही पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग आशा है समझ गए होंगे इस चीज को। इस तरह के चीजों पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस तरह के चीजों में आप जो है जब आ जाते हैं प्रश्न तो गलत हो जाता है, और फिर आप जो है घर आके जब प्रश्न को मिलाते हैं तो कहते हैं यार हम तो इस प्रश्न को कई बार पढ़े थे, हमको जानकारी भी था, लेकिन शब्दों में ऐसा उलझा दिया कि हम ये प्रश्न नहीं कर पाए। तो इस प्रश्न को आपको समझना होगा। अगर से आप डेफिनेशंस को इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि रेलवे का के वैध प्रभार में कोई अगर सामान, कोई धन, कोई मूल्यवान संपत्ति या कोई पशु दे दिया जाता है, तब वह जो है क्या है, रेल संपत्ति में काउंटेबल हो जाता है। ऐसा नहीं कि स्टेशन पे जो है कभी कभी जो है आवारा जो है पशु कुत्ते घूमते रहते हैं आवारा, तो वो सारे जो है रेल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो यही चीज़ इसमें कहा जा रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्नों पर आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, वाहन चलाने हेतु उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होने संबंधित प्रावधान मोटरयान अधिनियम की किस धारा में दिया गया? द प्रोविजन फॉर द नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज टू ड्राइविंग इज गिवन इन सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। इजी सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। अब तो एग्जाम के लिए आपको 12 तारीख का टारगेट भी मिल चुका है, तो अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इस तरह के प्रश्नों पर आपको अपने उत्तर देने पड़ेंगे। आपने कितनी तैयारी की है पूरे साल, इसको आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए, आपका 40 सेकंड खत्म हो गया। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 4 में जो है यह बताया गया है, एज लिमिट के बारे में बताया जाता है। और धारा 4 क्या कहता है? एज लिमिट इन कंसेशन विथ ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो इसमें इसको बताया गया है। और धारा 4 जो है मोटर यानों को चलाने के संबंध में आयु सीमा को बताता है। और इसमें क्या क्या बताया है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के प्रश्न को आपको घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। तो धारा 4 में, मोटरयान अधिनियम की धारा 4 में यही बताया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकते हैं। जिनकी उम्र 18 साल से कम है वह सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए, इस पॉइंट को देखिएगा, लेकिन 16 वर्ष से अधिक आयु के लोग 50 सीसी तक की मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। यानी कि जिनका कैपेसिटी 50 सीसी तक है, तो 16 वर्ष के आयु तक के लोग जो है 50 सीसी की मोटरसाइकिल चला सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या दिया है? 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर परिवहन या वाहन नहीं चला सकते हैं। यानी कि जिन व्यक्तियों की आयु 20 साल से कम है, वह व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन नहीं चला सकते हैं। ऐसे स्थान पर चला सकते हैं जहां पर जो सार्वजनिक नहीं है उस स्थान पर चला सकते हैं। और तीसरा क्या दिया है? जब तक आवेदक इन आयु आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता तब तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। तो यह आप देख सकते हैं कि जो आयु आवश्यकता है उसको जारी करने के बाद ही जो है लाइसेंस इसका जारी किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। और इसमें धारा 5 में एक धारा 5 में इसको आप ध्यान दे सकते हैं। मोटर वाहन अधिकार, ये भी प्रश्न में आ सकता है। धारा 5 में दिया है कि नाबालिग को गाड़ी देने पर मालिक की जिम्मेदारी होगी। तो अगर कोई नाबालिग लड़का है, उसको गाड़ी दिया जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी को उसके पेरेंट्स की होगी, माता पिता की होगी, जिन लोगों के द्वारा गाड़ी दिया गया उसकी होगी। तो ये सब प्रश्न आ सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, धारा 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। कई सारी चीजें आप इसमें कनेक्ट करते चलेंगे और मेरे हर एक सेट में इस तरह की चीजें आपको मिलेगी। मैं सारी चीजों को कनेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूं। आगे है, विच स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोवाइड्स द assisting the railway administration in registering FIR in case of theft of railway property। यानी रेल संपत्ति की चोरी के मामलों में FIR दर्ज कराने में रेल प्रशासन की सहायता हेतु किस अस्थायी आदेश में दिया गया है? अगर रेल के अंतर्गत, ट्रेन के अंतर्गत कोई चोरी हो जाती है तो उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जो है रेल प्रशासन की सहायता करने से संबंधित स्टैंडिंग ऑर्डर किसमें दिया गया है? 24, 20, 22 या 19। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, 40 सेकंड आपके पास है, आप उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर किसमें दिया गया है? FIR। तो FIR जो है अस्थायी आदेश संख्या 24 में दिया गया है कि रेल संपत्ति की चोरी होने पर FIR दर्ज कराने में रेल प्रशासन की सहायता स्टैंडिंग ऑर्डर संख्या 24 में दिया गया। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आप अपने लाइक भी दीजिएगा, कमेंट भी दीजिएगा आपको, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप सभी के लिए मैंने ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे मैं दे रहा हूं। और बाकी जो लोग अपने प्रमोशन को लेकर सीरियस हैं वो कर ही रहे हैं। अब तक लगभग 1250-1300 प्रतिदिन 15 से 20 लोग जुड़ते हैं वो लोग कर ही रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे में ISS एकीकृत सुरक्षा प्रणाली में शामिल है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि
इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम का कई बार फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ISS का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, ये होता है ISS का फुल फॉर्म, एकीकृत सुरक्षा प्रणाली, यानी कि इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो एकीकृत सुरक्षा प्रणाली में CCTV यानी कि क्लोज सर्किट टेलीविजन, इसका भी देखिए फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। CCTV का फुल फॉर्म पूछ दिया तो आपको क्लोज सर्किट टेलीविजन याद रखना है। BDDS बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल सिस्टम, ये होता है। एक्सेस कंट्रोल, यानी ये सभी सारी चीज, तो उपरोक्त ये सारी चीजें जो है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के अंतर्गत आती है, भारतीय रेलवे के अंतर्गत। तो इसको ध्यान देना है, इसमें से आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें आपको तैयार हो सकती हैं। ये तीनों के कई बार जो है फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, ISS का भी ध्यान रखना है। और जो सुरक्षा प्रणाली है, जैसे कि आपके कैमरे हो गए या BDDS हो गए या और भी जो सुरक्षा की चीजें हो गई, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भाई मेरा काम है आपको अच्छी तैयारी कराना, अच्छी चीज़ों को देना जो आपके एग्जाम में पूछे जा सके। आप उन चीज़ों को कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितना सीरियस पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर है। कोई शरबत तो है नहीं कि आपको घोल कर पिला दिया जाए। मैं तो ये इन सारी चीज़ों को शोध करता रहता हूं कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को मैं देता हूं, बाकी आपका काम है। अगला प्रश्न हमारा है, द आर्डर रिलेटिंग ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स असिस्टेंट पोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट रेलवे स्टेशन इस, यानी कि महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल सहायता पोस्ट से संबंधित आदेश किस स्टैंडिंग ऑर्डर में दिए गए? अस्थायी आदेश संख्या 40, अस्थायी आदेश संख्या 54, अस्थायी आदेश संख्या 60 या अस्थायी आदेश संख्या 36। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर में दिया गया है, जो है रेलवे सुरक्षा बल सहायता पोस्ट के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, आपका लॉजिकल बेस्ड प्रश्न आ गया, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। प्राथमिक उपचार से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट एड का मतलब क्या है? घटना स्थल पर ही उपलब्ध साधनों से दिया जाने वाला उपचार, बिल्कुल सही है। CPR देना, CPR का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? CPR देना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्राथमिक उपचार क्या होता है कि जो प्राइमरी जो आपको उपचार, जो प्राइमरी जो आपको मेडिसिन वगैरह दिए जाते हैं, ये सब क्या है? ये प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें दिए जाने वाला उपचार और CPR दोनों शामिल है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। ये जो है 36 नंबर प्रैक्टिस सेट है और ये 1-2 दिन में लाइव हो जाएगा 100 क्वेश्चन का। अभी कुछ क्वेश्चन बने थे तो मैंने आपके पास इस क्वेश्चन को मैंने देख लिया, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और बहुत सारे लोग हैं कि भाई उनके पास हो सकता है कि उस स्थिति में ना हो कि एप्लीकेशन पर जा सकें, तो उनके लिए मैंने ये फ्री भी व्यवस्था रखा हुआ है। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो सकते हैं, आप सभी चीज़ देख सकते हैं। रेल रसीद रेल अधिनियम की धारा 233 में परिभाषित है, इसके संबंध में सत्य कथन क्या है? RR जो है रेलवे रसीद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कई सारी चीज़ें आपको तैयारी होगी। तो 2 के 33 में सबसे पहले आप जानिए 2 के 33 में इसको परिभाषित किया गया है और इसको मैंने यहाँ पे दे दिया है कि 2 के 33 में इसको परिभाषित किया गया है। अब रेल रसीद के बारे में जो लॉजिकल बेस्ड प्रश्न है, इसके कथन कुछ दिएंगे, उसके बारे में बताना है। क्षतिपूर्ति के दावे के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला रसीद गलत हो गया, क्षतिपूर्ति से इसका कोई मतलब नहीं है। कंसाइनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला रसीद, ये भी गलत हो गया। माल की डिलीवरी के बाद जारी किया गया प्रमाण पत्र, ये भी गलत हो गया। इसका जो है डेफिनेशन बताया गया है कि धारा 65 के तहत रेल द्वारा माल परिवहन की प्राप्ति की पुष्टि करने वाली ये रसीद है। तो रेलवे रिसिप्ट यानी RR के बारे में बताया गया है कि धारा 65 में जो है के अंतर्गत जो है के तहत रेल माल को परिवहन के प्राप्ति की पुष्टि करने वाली ये रसीद है। बताइएगा कि धारा 65 में जो है रेल रसीद के अंतर्गत रेल रसीद कितने प्रतियों में बनाया जाता है? कई बार ये प्रश्न मैंने रिपीट किया है। बाकी जो हमारा वर्किंग ऑफ रेलवे का जो बुक है उसमें सारी चीज़ों को, सारी रेलवे बुक में जो है RR हो गया, इनवाइस हो गया, आपका फॉरवर्डिंग नोट हो गया, जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से दिया गया। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो एप्लीकेशन पे करेक्ट के लिए आपको 1 नंबर प्लस होंगे और इनकरेक्ट के लिए 0.33 आपके जो है नंबर काट लिए जाएंगे। 90 मिनट का टाइमिंग होता है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का टाइमिंग होता है। इसको पूरे हमने जब आप पेपर देंगे अपने मोबाइल पे तो आपको इन सारी चीज़ों को बिल्कुल रियल फील होगा और आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आ गया, रेलवे एक्ट की धारा 142 के संबंध में सही कथन क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 142 ऑफ रेलवे एक्ट इज। देखिए ध्यान दीजिएगा,
बहुत ही सावधानी से लगाइएगा। 142 मानते हैं कि आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन गलती होने के भी चांस है, और उसी हिसाब से मैंने इसका ऑप्शन भी बनाया है। और इस तरह की प्रैक्टिस में अगर आप पास होते हैं तो मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर। देखिए कथन ए क्या कर रहा है कि अनाधिकृत व्यक्ति से खरीदा गया टिकट जब्त किया जा सकता है। तो 142 आप केवल पढ़े होंगे, तो जो है टिकटों का फेर फार के संबंध में तो आप उन सारी उसको देखे होंगे। 142 जो है अनाधिकृत रूप से जो है टिकटों का व्यापार करने का या उसके खरीदने के लिए या अदला बदली के लिए, इसको आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है। और इसका रीजन क्या दिया है, ऐसे यात्री को वैध टिकट के बिना यात्रा करने वाला माना जाता है। अब इसको बहुत ध्यान से, दोनों को आप एक कथन दे दिया है और एक में रीजन दे दिया है कि क्यों माना जाता है। कथन का दिया कि अनाधिकृत रूप से व्यक्ति से खरीदा गया टिकट जब्त किया जा सकता है, और इसका रीजन क्या है, ऐसे यात्री को वैध टिकट के बिना यात्रा करने वाला माना जाता है, और ये 142 के अंतर्गत दिया गया है। अब आइए ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन में क्या दिया है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट मिल गया, और 142 में यही चीज दिया गया है कि अनाधिकृत व्यक्ति से खरीदा गया टिकट जब्त किया जा सकता है। क्यों जब्त किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे यात्री को वैध टिकट के बिना यात्रा किया हुआ माना जाता है। आइए इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी इसको 142 को आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इसको एक बार फिर ध्यान से पढ़िए क्या होता है। इसको एक बार देखिए, शायद आपको कुछ चीजें छूट गई हो तो आपको कनेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले देख लीजिए 142 जो है रेलवे एक्ट क्या कहता है कि रेल टिकटों के अनाधिकृत अंतरण यानी अवैध रूप से बेचने या दूसरों को यात्रा करने के लिए देने के लिए दंड का प्रावधान रेलवे अधिनियम की धारा 142 में किया गया है। इसमें क्या है, टिकट बेचने या अंतरित करने यानी टिकट बेचने के लिए या टिकट किसी और को स्थानांतरित करने का दंड क्या है। यदि कोई व्यक्ति कोई रेल सेवक या अधिकृत एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को यात्रा करने के उद्देश्य से अपना आरक्षित टिकट, रिटर्न टिकट या सीजन टिकट बेचता है, बेचकर लाभ कमाने का प्रयास करता है या किसी अन्य को सौंपता है, तो उसे 3 महीने का कारावास या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है, और इसके साथ ही टिकट को भी जब्त कर लिया जाता है। यही ए में दिया गया है। और बी क्या कर रहा है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि अवैध टिकट खरीदने पर जो दंड किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अनाधिकृत व्यक्ति से इस प्रकार का टिकट खरीदता है या प्राप्त करता है और उस पर यात्रा करता है, तो उसे भी 3 महीने का कैद और 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यानी कि बेचने वाला खरीदने वाला दोनों इसमें दंड का पात्र हो सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। इसका दंड कितना है, 3 माह तक इम्प्रिजमेंट या 500 तक जो है जुर्माना, या दोनों, और प्लस क्या हो जाएगा, टिकट को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शनों को देख लीजिए, और ऑप्शन क्यों गलत है। ए और आर दोनों सत्य है, तो पहला तो सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या करता है। तो आर जो है यह ए की व्याख्या नहीं करता, ए जो है यह जो है आर ए की व्याख्या करता है, इसमें नहीं करता है लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और क्या है, ए सत्य है, आर असत्य है, ये वैसे ही गलत हो गया। आर असत्य है लेकिन आर सत्य है, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह की चीजें हैं, आपको ध्यान देना होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 कब लागू हुआ। When did the Prevention of Corruption Amendment Act 2018 come into force? कब है, 20/8/2018, 26/7/2018 या 27/5/2018 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। आप लोगों के पास 40 सेकंड का टाइम है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा, चलिए आपके 40 सेकंड खत्म हो गए। क्या कहता है, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 यह के आधिकारिक तौर पर 26 जुलाई 2018 को यह लागू हुआ था। 26 जुलाई 2018 याद रख लीजिए इस शब्द को। और इस अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कई प्रावधानों को संशोधित किया गया था, जिसमें रिश्वत देने वालों को भी सजा का प्रावधान दिया गया था। तो 26 जुलाई 2018 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 26/7/2018। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, धारा 180 रेलवे एक्ट से संबंधित है। अंडर सेक्शन 180 डी द इंक्वायरी इज इनिशिएटेड, यानी कि 180 डी के तहत जांच कब शुरू की जाती है। आपने 180 डी कई बार पढ़ा जिसमें जांच किया जाता है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि 180 डी का पॉइंट 1 है, इसके अंतर्गत जांच कब शुरू किया जाता है। गिरफ्तारी से पहले, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद, दोष सिद्धि के बाद या मुकदमे के बाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तब जो है क्या होता है, जांच
शुरू किया जाता है। अब इसके बारे में आइए कुछ चीज़ों को आप देख लीजिए। इसमें 180D का 1 में यही बताया गया है कि क्या बोलते हैं, इंक्वायरी हाउ टू बी मेड अगेंस्ट अरेस्टेड पर्सन, यानी व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड बाय द ऑफिसर authorized for the offense punishable under this act, such officer shall proceed the inquiry into the charge against the such person, यानी उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है क्या होता है, इंक्वायरी जो है खड़ा किया जाता, इंक्वायरी शुरू किया जाता है, जांच शुरू किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं कि प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जब व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद जो है जांच शुरू किया जाता है 180 के तहत। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत मामलों की जांच पुलिस अधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के किस रैंक से नीचे का अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता? सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक या पुलिस अधीक्षक? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दीजिए। महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। SC/ST एक्ट में जो है किस लेवल के पुलिस अधिकारी द्वारा जांच किया जाता है? चलिए 40 सेकंड आपके समाप्त हुए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी कि SC/ST एक्ट के मामलों में जांच पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DSP या उसके समकक्ष रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है। अभी 19 में अमेंडमेंट भी हुआ है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न आगे आपको मिलेंगे। तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों में जांच कौन करेगा? तो DSP या उसके समकक्ष रैंक से के नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि विशेष रूप से प्राधिकृत किए जाने पर पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी जांच कर सकता है अगर राज्य सरकार के द्वारा उसको विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है तो। लेकिन सामान्य मामलों में जो है DSP या उसके समकक्ष रैंक के नीचे समकक्ष रैंक के अधिकारी जो है SC/ST मामलों में जो है जांच कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस अधीक्षक, सॉरी पुलिस उपाधीक्षक, DSP और उसके रैंक के नीचे। हालांकि यहाँ पे न्यूनतम की बात कर रहा है इसलिए जो है पुलिस उपाधीक्षक होगा। और विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के द्वारा अगर जो है विशेषाधिकार मिलता है तो सब इंस्पेक्टर के द्वारा भी जांच किया जा सकता है। प्रश्न जैसा भी होगा उसको आप लोग लगा सकते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यात्री को रेल अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। अब यहाँ से प्रश्न कई बार आते हैं कि यात्री कौन होता है, ऑथराइज पैसेंजर कौन होता है, तो इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन सेक्शन में मैंने सारी चीज़ों को कनेक्ट कर दिया है। तो धारा 2 के 21, धारा 2 के 29, धारा 2 के 30 और धारा 2 के 31। तो धारा 2 के 29 में जो है यात्री यानी पैसेंजर को परिभाषित किया गया है और उसमें जो है बताया गया है कि रेल अधिनियम की धारा 1989 के 2 के 29 के तहत यात्री को परिभाषित किया गया है और इसमें बताया गया कि एक वैध पास या टिकट के साथ यात्रा करने वाला व्यक्ति ही जो है पैसेंजर के रूप में काउंटेबल होगा, यानी पैसेंजर उसको माना जाएगा। धारा 2 के 29 में यही बताया गया। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार आंतरिक समिति ICC को अपनी जांच शिकायत मिलने के कितने दिनों के भीतर पूरी करनी अनिवार्य है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन। इस तरह के प्रश्न आए थे, थोड़ा हालांकि इसे हट के हैं, पिछले वाले जो ASI का एग्जाम था उसमें आया था, तो आपको ध्यान देना है। तो 90 दिन इसका टाइम पीरियड होता है। 90 दिनों के अंतर्गत जो है अपनी जांच को पूरी करना होता है। और यह किसमें बताया गया है? यह धारा 11 के अंतर्गत बताया गया है कि आंतरिक या स्थानीय समिति यानी कि ICC को जब शिकायत मिलती है तो जांच शुरू होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपनी जांच को पूरी करनी होती है। तो 90 दिन इसका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C इसका जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि रेल अधिनियम की किस धारा में न्यूसेंस के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है? न्यूसेंस में जो है 145 की बात हो रही है। क्या क्या चीजें होती हैं इसको आप लोग देखिएगा। तो धारा 145 में दिया गया है। धारा 145 में भी 2 चीजें हैं, इसको 2 टॉपिक है, उसको ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या है इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो रेलवे एक्ट की धारा 145 जो है यह ट्रेन या रेल परिसर में नशे में उपद्रव करने या यात्रियों को परेशान करने से संबंधित है। तो एक में क्या दिया है? नशे की हालत में हुड़दंग अगर कोई व्यक्ति करता है, यदि कोई व्यक्ति शराब या नशीले पदार्थ के नशे में ट्रेन या डिब्बे में या रेल परिसर में पाया जाता है। और दूसरा क्या? अभद्र व्यवहार करता है, यानी कोई अश्लील अभद्र या गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करता है या परेशानी खड़ा करता है या जानबूझ के यात्रियों को असुविधा पहुंचाता है, तो ऐसे रेल कर्मचारी को उसको काम में रुकावट डालता है तो उसे 6 महीने तक की जेल और 500 रुपए तक के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। 145 आपका यही कहता है।
चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत रेल सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के सामान्य अधीक्षण यानी जनरल सुपरिटेंडेंट और बल के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पे नहीं शब्द आ गया, इसको आपको ध्यान रखना है। बल का सामान्य अधीक्षण पूरी तरीके से केंद्र सरकार में निहित होता है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है यह। महानिदेशक द्वारा बल का प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ही किया जाता है, यह भी बिल्कुल राइट है। आप आरपीएफ रूल 1987 का जो 21, 22, 23 और 24 जो पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे स्तर से दिया हुआ है। यानी डायरेक्टर जनरल की कमान, पर्यवेक्षण और प्रशासन की शक्तियां पूर्णतः निरंकुश है और अधिनियम या नियमों में से किसी का प्रावधान अधिनियम नहीं है। तो यहाँ पे निगेटिव पूछा है तो इस प्रश्न का ये राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। और गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमको मिल गया, सही है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है और इसको मैं लास्ट ही प्रश्न रखूंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे जो है कल या जब टाइम मिलेगा तो अगले वीडियो को हम लोग लेकर आएंगे। रेल अधिनियम की धारा 2 के 41 के अनुसार वारफेज का विधिक स्वरूप क्या है? महत्वपूर्ण है। आपके 2 के 41 में जो है वारफेज को पढ़ा, 2 के 11 में आपने डेमरेज को पढ़ा, तो आपको इन सारी चीज़ों को देखना है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि वारफेज का विधिक स्वरूप क्या है, यानी इसका जो है क्या बोलते हैं कि लीगल नेचर इसका क्या है, ये पूछा जा रहा है कि वारफेज है क्या, दंड है, कर है, शुल्क चार्ज है या जुर्माना है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। लास्ट प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। देखिए आपका 40 सेकंड खत्म हो गया। जो आप कोई चीज़ पढ़िए तो उसके अंदर की चीज़ों को पढ़िए, उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो 2 के 41 को आपको अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि 2 के 41 में यही बताया गया है कि वारफेज जो होता है इसको परिभाषित जो किया गया, इसमें बताया गया है कि वारफेज उस शुल्क या चार्ज को कहा जाता है जो सामान को निर्धारित मुफ्त समय यानी फ्री टाइम के बाद रेल परिसर से न हटाने पर वसूला जाता है। यानी क्या है, वह शुल्क या चार्ज उसको कहा जाता है। वो कोई दंड नहीं है या कोई किसी प्रकार का जुर्माना नहीं है, वह क्या है, शुल्क है, एक प्रकार का शुल्क है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शुल्क या चार्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज इन 25 क्वेश्चंस पे मैंने आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं और एप्लीकेशन पे इसको अपडेट हो जाएगा 1-2 दिन में। मैं प्रयास कर रहा हूं कि 12 तारीख तक, 12 जुलाई के पहले 40 सेट आपको दे दूं और 40 सेट जो लास्ट के 5 सेट आने वाले हैं ये आपके एग्जाम में अधिकतम प्रश्न वहां से लड़ेंगे, ये मेरा चांस है। और जब अगर प्रश्न आ जाएंगे तो आप लोग एग्जाम के बाद जरूर आप लोग जो है बताइएगा, एप्लीकेशन पे लिखिएगा या जो है आप यूट्यूब हमारा जो चैनल है उस पर भी लिखिएगा कि आपको ये कितने प्रश्न आपको मिले हैं। मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम प्रश्न मिलेंगे देखने से। हमारे जो भी सेट अभी तक जो भी मैंने 35 सेट बना रखे हैं उस 35 सेट को जिन लोगों ने लगा लिया है उनको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप लोग ये जो 21 दिन का टाइम पीरियड है इसको अपने पक्ष में करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, एक स्ट्रेटजी बना के चलिए, एक तैयारी को बना के चलिए। 21 दिन का टाइम बहुत होता है और 21 दिन का जो फैक्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी आपके पास 21 दिन बचे हुए हैं, 21 दिन में आप अपने पूरे तैयारी को एक बार रिवीजन कर लीजिए। जिन लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है वो लोग रिवीजन करें, नई चीज़ों को देखें और उसके लिए नई नई चीज़ों को मैं एप्लीकेशन पे लाता हूँ, वहाँ से भी देखते रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अपना मोटिवेशन बनाए रखिए और पूरे ध्यान से तैयारी करिए। इस बार आपका जीत सुनिश्चित है, ऐसा मेरा कामना है। और किसी कारण से अगर नहीं होता तो ये सारी चीज़ें आपको सब इंस्पेक्टर वाले में काम आएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।